हेलो गाइस, मेरा नाम रजनीश कुमार है और एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट को लेकर। तो आज हम लोग बात करेंगे भूगोल के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और रोजाना हमारे द्वारा इस वस्तु का और जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग उससे भली भांति परिचित है। तो आज हम लोग बात करेंगे संसाधनों के बारे में, अर्थात रिसोर्सेज के बारे में। और ये जो टॉपिक है, ये जो कंसेप्ट जो मैंने लिया है, वो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी है हमारी, उसमें हम लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। वहीं से मेरे द्वारा इसको लिया गया है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे कि आखिर सर्वप्रथम हम लोग यह समझेंगे कि रिसोर्सेज क्या है, संसाधन क्या है, और उसके साथ ही साथ हम लोग यह समझेंगे कि रिसोर्सेज के टाइप्स क्या है, उनकी बेसिस क्या है, किन किन आधारों पर रिसोर्सेज जो है, जो संसाधन है, वो बांटे गए हैं। हम लोग इसका भी देखने का प्रयत्न, इसको भी देखने का प्रयत्न इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आइए चलिए सर्वप्रथम हम लोग वन बाय वन देखने का प्रयत्न करते हैं। और उससे पहले हम लोग सर्वप्रथम समझते हैं कि आखिर ये संसाधनों के जो प्रकार हैं, उसमें संसाधन का मतलब क्या है। तो दोस्तों, हम लोग भली भांति परिचित हैं कि संसाधन ऐसी वस्तुएं हुआ करती हैं जो कि हमारे द्वारा रोजाना उपयोग में लाई जाती है, उनका उपयोग किया जाता है। और हमारे द्वारा जितनी भी तमाम तरह के कार्य किए जाते हैं, उसमें हम लोग पाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से संसाधनों का एक बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जो हमारी दैनिक जीवन से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं होती है, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संसाधनों का रिसोर्सेस का जो ये संसाधन होते हैं, एक अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यदि दोस्तों संसाधन ना हो, तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से संसाधन के बिना हम लोग, हमारी जिंदगी वह अच्छी नहीं होगी, हमारे लिए लाभदायी नहीं होगी। हमारी जिंदगी, यूं कहें कि हमारी जिंदगी ही अधूरी रहेगी, उसके बिना चल नहीं सकती। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि संसाधन ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हमारे द्वारा रोजाना उपयोग किए जाने वाली जो भी वस्तुएं होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की वस्तुएं हो, चाहे वो खाना हो, चाहे विभिन्न प्रकार के कपड़े हो, चाहे लग्जरी आइटम्स हो, चाहे गाड़ियां हो, ये जितनी भी तमाम तरह की चीजें जो हम लोग अपने चारों ओर आसपास देखते हैं, चाहे वो ये मेरा ब्लैक बोर्ड हो, चाहे जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो कैमरा हो, ये तमाम तरह की चीजें जो है वो संसाधन है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट यह चीज है कि संसाधन है तो इसमें कहीं ना कहीं इस संसाधन को बनाने में, किसी भी वस्तु को बनाने में क्या लगा होगा, पैसा लगा होगा। यानी कि आर्थिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है एक संसाधन को डेवलप करने में। तो यहां पर आर्थिक रूप से संभाव्य हो, और इसके साथ ही साथ उसको बनाने में हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी वस्तु को यदि हम लोग बनाते हैं, तो उसमें एक टेक्निक, उसमें एक टेक्नोलॉजी की एक अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसमें कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी लगी हो, विज्ञान लगी हो। और इसके साथ ही साथ जो एक अति महत्वपूर्ण पहलू है और बिंदु है कि इसमें मान लीजिए वस्तु हमने बना दी, उसमें पैसा लगा दिया, लेकिन यदि हमारे समाज द्वारा हमारी जो संस्कृति है, अगर उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस अगर उसका नहीं होगा, तो वास्तव में मानिए कि उस संसाधन की, उस वस्तु की वैल्यू नहीं होगी। तो यहां पर हमारा जो डेफिनेशन निकल कर आता है, जो कि एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, उसी को मैंने यहां पर समझाने का प्रयत्न किया कि संसाधन ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि हमारी दैनिक जीवन से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं होती है, और हमारे आसपास जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हम लोग देखते हैं, रोजाना उपयोग में करते हैं, और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं ही संसाधन कहलाती हैं। और उसमें आर्थिक रूप से वो संभाव्य हो, उसको लोगों द्वारा उसका मान्यता हो। तो इतनी तमाम तरह की चीजें ये जब होंगी, तभी हम उसको संसाधन कहेंगे, रिसोर्सेज कहेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि संसाधनों के जो प्रकार हैं, उसमें हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात ओरिजिन के आधार पर किस प्रकार से हम लोग संसाधनों को बांटते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर दो प्रमुखतः संसाधन हम लोग देख सकते हैं। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। अब दोस्तों यहां पर देखिए कि जैव और अजैव ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, और नाम से ही पता चल रहा है जैव संसाधन, अर्थात जिसमें जान हो, जो कि सजीव हो, उसको हम लोग जैव संसाधन कहेंगे। जैव संसाधन की प्राप्ति कहां से होगी? हम लोग जानते हैं कि जीवमंडल, जीवमंडल कहते किसको है? जीवमंडल का मतलब होता है जहां पर 3 प्रकार के मंडल मिलते हो, जहां पर स्थल मंडल भी हो, जल मंडल भी हो, वायुमंडल भी हो। तो ये होगा कहां? जहां पर जान होगी, जहां पर सजीवता होगी, जहां पर विभिन्न प्रकार के मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, वो श्वास ले सकते हैं। और हम लोग ने देखा
कि जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, उसी को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। और इसमें हम लोग पाएंगे और इसके एग्जाम्पल्स को भी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें मनुष्य आते हैं, मत्स्य जीवन हो गया, पशुधन हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जैव संसाधन का सीधा सा तात्पर्य है और मतलब यह है कि कि जो भी चीजें हमें सजीव जीव से प्राप्त होती है, जो भी ये सजीव जीव उपस्थित हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, इंसेक्ट्स हैं, जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, धरती पर पाए जाते हैं, उनको हम लोग जैव संसाधन कहेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन का मतलब है निर्जीव वस्तुएं। हमारे चारों ओर जितनी भी निर्जीव वस्तुएं देखने को मिलती है, जो कि ना श्वास ले सकते हैं, ना ही उनके अंदर विभिन्न प्रकार की श्वसन क्रियाएं होती हैं, तो ना ही वो किसी प्रकार से एनर्जी ग्रहण कर रहे होते हैं, अर्थात वो निर्जीव पड़े हैं, बेजान पड़े हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की जान नहीं है। उन सबको हम लोग क्या कहेंगे? अजैव संसाधन, अर्थात निर्जीव वस्तुएं जो भी हमारे चारों ओर उपलब्ध है, उनको हम लोग क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन के अंदर क्या आ जाएगा? चट्टाने और धातुएं। हम लोग जानते हैं कि चट्टाने जो होते हैं वो खनिज का एक व्यापक सोर्स होती हैं, स्रोत होती हैं। और चट्टानों को भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और रूपांतरित चट्टाने, इन विभिन्न प्रकार की चट्टानों में हम लोग बांटते हैं। तो उनसे मिलता क्या है? विभिन्न प्रकार के खनिज, चाहे सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, लोह, अयस्क हो, विभिन्न प्रकार की चीजें मिलती है। तो ये सभी चीजें हैं क्या? क्या इन सभी चीजों में जान है? बिल्कुल नहीं। ये क्या चीजें हैं? निर्जीव चीजें हैं, लेकिन हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने का यह कार्य करती है। हम लोग इसका रोजाना उपयोग करते हैं। जैसा हम लोग ने संसाधनों में देखा, सोना का भी हम लोग भरपूर उपयोग करते हैं, सोना को पहनते हैं। और हमारे और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती है, जिसमें कि लकड़ी हो, लोहा हो, वो भी एक प्रकार का संसाधन है। तो आखिर वो मिल कहां से रहा है? वो निर्जीव वस्तुओं से मिल रहा है, अर्थात निर्जीव संसाधन है, उसी को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट कौन सा संसाधन है? तो हम लोग आगे बात करेंगे समाप्यता के आधार पर। समाप्यता जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम लोग देखें तो इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। बेसिकली यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो जस्ट ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अर्थात यहां पर हम लोग देखें तो नाम से ही सरलता पूर्वक पता चल रहा है, नवीकरणीय संसाधन, जिसको हम लोग नवीकृत कर सकते हैं, नया कर सकते हैं, जिसका हमारे द्वारा उपयोग पुनः किया जा सकता है। तो वो संसाधन क्या कहलाएंगे? नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि ऐसी कौन कौन से रिसोर्सेज है, ऐसे कौन कौन से संसाधन है जिसका हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो वह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल। हम सभी जानते हैं कि यदि हम लोग भारत में देखें, अगर विश्व के स्तर पर भी देखें, तो जल अभी भी भारत पर, धरती पर व्यापक स्तर पर उपलब्ध है। लेकिन हमारे द्वारा देखा जाता है कि किस प्रकार से हमारी भारत सरकार हो, चाहे वैश्विक स्तर पर देखें, तो जो पीने योग्य जो पानी है उसका परसेंटेज काफी कम है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उसका उपयोग किया जा रहा है, उसको प्यूरिफाई किया जा रहा है, और विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं, धातु हैं, उसके अंदर मिलाकर उसको प्यूरिफाई कर हमारे द्वारा उपयोग किया जा रहा है। तो ये किस प्रकार के संसाधन है जिनको हम लोग नवीकृत कर सकते हैं, नया कर सकते हैं और उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। और इसी में हम लोग सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को देखेंगे, और हम लोग पाएंगे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये ऐसे स्रोत हैं, ऐसे संसाधन हैं जो कि आसानी से खत्म होने वाले नहीं है। और हम लोग पाएंगे कि हम लोग इसका सरलता पूर्वक उपयोग कर सकते हैं और बार बार इसको विभिन्न तरीके से, विभिन्न मेथड से, विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा इसका हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसी को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और दोस्तों, यदि हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि हालिया में भारत सरकार की यदि बात की जाए, इंडिया गवर्नमेंट की यदि बात की जाए, तो नवीकरणीय एनर्जी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके क्षेत्र में भी हमारी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर और व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं और हम लोग अभी देखेंगे कि अनवीकरणीय जो संसाधन है वो ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे संसाधन हैं जिसको हम लोग दोबारा नवीकृत नहीं कर सकते, उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। अगर यदि वो एक बार खत्म हो जाए तो हम लोग जानते ही हैं कि किस प्रकार से कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, ऐसा तो नहीं है कि वो भंडार के रूप में पाया जाता है। अगर पाया भी जाता है तो हम लोग देखते हैं कि गाड़ियों में यदि हम लोग पेट्रोल और ईंधन का उपयोग जो करते हैं, यदि हम लोग ने उसका एक बार उपयोग कर लिया तो क्या उसका हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं? नहीं। एक बार यदि वो जल जाता है, अगर उसका हम लोग हमारे द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, तो हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से वो जो संसाधन है, अनवीकरणीय जो संसाधन है, चाहे वो क्या कोयला हो,
चाहे पेट्रोल हो, एक बार यदि वो खत्म हो जाता है तो हम लोग उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन जो है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो संसाधन आते हैं, चाहे वो खनिज हो, चाहे जीवाश्म ईंधन हो, उनको बनने में काफी लंबा समय लगा है। चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे कोयला हो, हम लोग जानते हैं कि काफी करोड़ों लाखों वर्षों के उपरांत एक प्रॉपर टेम्परेचर हो, एक प्रेशर हो, और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, वो सारे आपस में प्रक्रिया कर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के उपरांत एक प्रेशर और एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के दौरान करोड़ों लाखों वर्षों के उपरांत ही अनवीकरणीय जो संसाधन है उसकी उत्पत्ति हुई। और ये सारे के सारे संसाधन, चाहे वो खनिज संसाधन हो, चाहे चट्टाने हो, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे वो केरोसिन हो, जैसी विभिन्न जो अनवीकरणीय संसाधन है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं। और हम लोग पाएंगे कि यही यदि हम लोग देखें तो इस क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार से और बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। और हालिया में यदि हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि 2022 तक 175 गीगावाट का टारगेट रखा गया था कि नवीकरणीय जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अनवीकरणीय जो संसाधन है उसके ऊपर हम लोग डिपेंड है और डिपेंडेंसी है। और आज हम लोग देखें तो घर में भी हमारे द्वारा बिजली उपयोग की जाती है, लेकिन क्या ये हमें आने वाले समय में अगर हम लोग कोयले पर डिपेंड रहे, और हम लोग जानते हैं कि बड़े पैमाने पर जो आज भी बिजली बनाई जाती है वो कहीं ना कहीं कोयले के द्वारा ही उत्पादित की जाती है। और हालिया में हम लोग ने देखा भी था कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार ने भी इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि हमारे यहाँ कोयला कम हो गया। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि अनवीकरणीय जो संसाधन है, जो अनवीकरणीय जो ऊर्जा है, उसके ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते। और इसी के लिए दोस्तों यहाँ पर जरूरी है कि हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके ऊपर डिपेंड हो, उसका भरपूर उपयोग करें। और इसी के लक्ष्य को बढ़ाते हुए हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको 175 गीगावाट का टारगेट 2022 तक रखा गया था। अब उसको हमारी भारत सरकार ने बढ़ाकर 2030 तक 450 गीगावाट का रख दिया है, एक टारगेट रखा है। और हम लोग जानते हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का एक अत्यधिक टारगेट रखा गया कि हम लोग सौर ऊर्जा से अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन करें, बिजली का उत्पादन करें और अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा की प्राप्ति करें, जिससे कि हमारी जो डिपेंडेंसी है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय ऊर्जा पर, वो कम हो सके। तो ये था समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो रिसोर्सेज है आखिर वो क्या है और उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं, उसको हम लोग ने देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वो भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग देखें तो स्वामित्व के आधार पर यहाँ पर बात की जा रही है कि किस प्रकार के रिसोर्सेज होंगे। और स्वामित्व का हम लोग जानते हैं कि ऑनरशिप मतलब होता है कि आखिर एक व्यक्ति के पास यदि रिसोर्सेज हैं तो उसको मालिक भी हो सकता है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर बात की गई है कि स्वामित्व के आधार पर किस प्रकार के रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रमुखता हम लोग को देखने को मिलेंगे। एक है व्यक्तिगत संसाधन, एक है सामुदायिक संसाधन, एक है राष्ट्रीय संसाधन और एक है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और यदि दोस्तों हम लोग इसमें बात करें और पहला देखें तो वो है व्यक्तिगत संसाधन। और दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्तिगत संसाधन अर्थात वे संसाधन जो कि उसके ऊपर, इन संसाधनों के ऊपर एक व्यक्ति का, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का मालिकाना हक हो, वो उसका मालिक हो। और इसका सिंपली हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि यदि एक कृषक है, एक किसान है जो गांव में रहता है या प्रदेश में रहता है, शहरी क्षेत्र में रहता है, खेती करता है, तो उसके पास जो अपनी उसकी खुद की भूमि होगी तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो उसका व्यक्तिगत संसाधन है। और यदि बात करें शहरों में या फिर अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग, तो उनके पास खुद की जो जमीन होती है, रेंट पे नहीं रहने वालों की, खासतौर से जिनके पास खुद की जमीन होती है, खुद का जमीन जायदाद होता है, उसको हम लोग व्यक्तिगत संसाधन मान सकते हैं। और मान लीजिए कि यदि मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास यदि एक बाइक है, मेरी खुद की है, मेरी खुद की खरीदी हुई है, तो वो भी मेरे लिए क्या है, एक व्यक्तिगत संसाधन है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा सामुदायिक संसाधन। और दोस्तों देखिए इसमें भी हम लोग सरलता पूर्वक यह समझ सकते हैं कि सामुदायिक संसाधन वे संसाधन है जिस पर कि एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, एक पूरे के पूरे समुदाय का अधिकार है। अर्थात उसमें एक व्यक्ति का अधिकार ना होके एक से ज्यादा व्यक्ति का उसके ऊपर अधिकार है, उसका वो यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग पाएंगे कि यहाँ पर खेल का मैदान हो, चाहे शमशान भूमि हो, चाहे सार्वजनिक पार्क हो, हम लोग पाएंगे कि खेल का मैदान भी हम लोग देखते हैं कि अच्छा खासा जो एरिया हो, डेवलप्ड जो एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं कि वहां पर पोस्ट ऑफिस होते हैं, खेल का मैदान होता है,
इन तरह की तमाम तरह की विभिन्न चीजें देखने को मिलती है। तो क्या हम लोग खेल के मैदान या पार्क्स में जाते हैं तो क्या वहां पर एक ही व्यक्ति को इजाजत होती है कि केवल एक ही व्यक्ति आए? नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्ति आ सकते हैं। कोई भी आ सकता है, जा सकता है, वहां पर व्यायाम कर सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है। तो इस पे कहीं ना कहीं जो अधिकार जो है वो एक व्यक्ति का ना होकर संपूर्ण व्यक्ति का है, जो उस क्षेत्र के अंतर्गत और कहीं से भी वो क्षेत्र से यदि वो आते हैं तो उस पर उनका अधिकार होता है। और ऐसा ही शमशान जैसी भूमियों पर भी हम लोग को देखने को मिलता है। और सामुदायिक की हम लोग बात करें तो वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से दिल्ली जैसे क्षेत्र में भी हम लोग को देखने को मिलता है कि सामुदायिक हॉल, कम्युनिटी हॉल, या बिहार जैसे एरिया में पंचायत हॉल जैसे कंसेप्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जहां पर विभिन्न लोग एकत्रित होते हैं और उसमें अपना डिस्कशंस करते हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर। तो उसमें एक व्यक्ति का अधिकार, एक व्यक्ति का वो जो संसाधन होता है, वो जो जगह होता है वो नहीं होता है। तो ये था सामुदायिक संसाधन। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय संसाधन और भारत को भी हम लोग जानते हैं कि भारत एक विशाल क्षेत्र है और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हालिया में है। और ये भारत की एक लंबी तट रेखा है। हम लोग को एक तरफ जहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरी तरफ जहां बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है, वहां पर हमारे पास सागर, महासागर है। और उसी के अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि चूंकि ये न केवल भारत के स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी यदि हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो जल की राशि है, सागर जो महासागर है, वो वैश्विक स्तर पर प्रत्येक जगह देखने को मिलता है। जल का भाग बड़े और व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक अनक्लॉज नाम की संधि की गई, जो कि हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑन दी कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ सी के ऊपर हुई। और जिसमें कि यह ध्यान रखा गया कि जो भी देश है, जो भी क्षेत्र है, प्रदेश हैं, जो वैश्विक स्तर पर देश हैं, उनका किस प्रकार से जो उनकी जो तट रेखा है, उनका जो क्षेत्र है, जो उनकी जो सीमा है एक देश की, वो उनके आगे किस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के जो सागर महासागरों में संसाधन पाए जा रहे हैं, चाहे वो जल संसाधन में हम लोग को विभिन्न प्रकार के मछलियां देखने को मिलती हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन को देखने को मिलते हैं, और कई बार तेल और पेट्रोलियम जैसी चीजें भी हम लोग को वहां निकलती हुई देखने को मिलती है। और इसके साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि ये तट रेखा जो होती है और उसमें विभिन्न प्रकार के हम लोग को विवाद देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान और जो हमारा हिंद महासागर है, उसमें कई तरह के विवाद हम लोग को देखने को मिलते हैं। और खासतौर से पाकिस्तान से संबंधित भी हम लोग को विवाद देखने को मिलते हैं। मछुआरों से संबंधित विवाद देखने को मिलते हैं कि जब भी वो मछली पकड़ने जाते हैं तो कई बार दूसरे देश वालों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इन तमाम तरह के जो मुद्दे उभर रहे थे उस समय, जब उभर रहा था 1982 का वो समय था, तब एनक्लोज जैसी व्यापक संधि इन तमाम तरह के मुद्दों को लेकर की गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए SEZ हो, EEZ हो, इन तरह की क्षेत्र बनाए गए और यह डिसाइड किया गया कि किस प्रकार से एक देश जो है उसकी जो सीमा है वो अपने आगे आने वाले सागरों और महासागरों में जो भी विभिन्न प्रकार के संसाधन है या व्यापार है, उनसे संबंधित नियम कानून पर हस्ताक्षर किए गए। और अंततः कानून तो वैसे पहले तैयार हो गया था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब तक इस पर 60 देशों की सहमति नहीं हो गई, इस पर हस्ताक्षर नहीं हो गया, तब तक इसको मान्य नहीं किया गया। और हम लोग देखते हैं कि लास्ट में 60वें देश के रूप में इसके ऊपर हस्ताक्षर जो करने का कार्य किया गया वो गयाना जो एक देश था उसके द्वारा किया गया। और अंततः इस संधि को मान्यता मिली। और तभी हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय संसाधन जैसा कंसेप्ट भी हम लोग पाते हैं। और हम लोग पाएंगे कि भारत की यदि हम लोग बात करें तो भारत के अंदर और भारत की जो भी भौगोलिक सीमा है उसके अंदर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वो सारे के सारे क्या है, भारत के संसाधन है, अर्थात एक राष्ट्र के संसाधन है। और कोई भी देश हम लोग ले सकते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे नेपाल हो, उसके पर्टिकुलर जो उसकी जो सीमाएं हैं, अर्थात उसके देश से बाहर जो भी सीमाएं है उसके अंदर आने वाली जो भी संसाधन होंगे वो एक पर्टिकुलर देश का संसाधन होगा। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में भी हम लोग देखें और एक राष्ट्र के स्तर पर भी देखें तो यह डिसाइड किया गया है कि किसी भी देश का जो भी तट रेखा है, अगर उससे आगे 12 समुद्री मील तक जो भी क्षेत्र होगा वो एक राष्ट्र के अंतर्गत आएगा। और उसमें जो भी पाए जाने वाले संसाधन जो भी आएंगे वो एक राष्ट्र का होगा। उसके अंदर उसके द्वारा व्यापार किया जा सकता है, खनिजों को निकाला जा सकता है। यदि उसके द्वारा पाया जाता है कि यहाँ पर खनिज है तो वो कर सकता है। इस पर किसी प्रकार की रोक टोक एक राष्ट्र के स्तर पर एक राष्ट्र को नहीं होगी।
चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वो और जो इसका अंतिम पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जैसा कि हम लोग ने अनक्लॉज जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधि हुई थी सागरों महासागरों में संसाधन को लेकर, उसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन है जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। और इसकी जो पैरामीटर रखा गया, इसका जो पैमाना रखा गया वो रखा गया 200 समुद्री मील। 200 मील की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर लगभग 1.6 किलोमीटर के इक्वल होता है मील। और 200 समुद्री मील अर्थात 200 नॉटिकल माइल यहाँ पर रखा गया कि 200 नॉटिकल माइल के बाद यदि किसी भी देश की तट रेखा है, उसकी समुद्री रेखा है, उसकी सागरीय महासागरीय रेखा है, उसके बाद जो भी संसाधन पाए जाते हैं उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होगा। उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जो देश है उसके ऊपर उसका अधिकार नहीं होगा। उसके द्वारा उस पर किसी प्रकार से गैर कानूनी रूप से किसी प्रकार से व्यापार नहीं किया जाएगा, गतिविधियां नहीं की जाएगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि विभिन्न प्रकार देश आपस में स्ट्रैटेजिक रूप से, रणनीतिक रूप से साझेदारी करके कुछ ना कुछ प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत ये सीमा रखी गई है कि 200 मील के बाद जो भी चीजें पाई जाएंगी, जो भी संसाधन पाए जाएंगे सागर महासागर में, उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा, उस पर किसी प्रकार से नियम कानून वे नहीं बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एंड जो लास्ट जो हमारा संसाधनों का जो आधार है वो विकास के स्तर पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारित संसाधन और संचित संसाधन जैसे चीजों को बांटा गया। और हम लोग पाएंगे कि पहला जो है वो संभावी संसाधन है। और दोस्तों हम लोग को यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि संभावी संसाधन अर्थात जिसकी संभावना है। और हम लोग बात करें तो खास तौर से हम लोग यदि देखें तो हमारा जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में भी राजस्थान हो चाहे गुजरात हो, वहां पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हम लोग जानते हैं कि वो तट क्षेत्र से संबंधित है, तट वाला राज्य है। और वहां पर व्यापक संभावनाएं हैं कि वहां पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का हम लोग उपयोग करके किस प्रकार से जो संसाधन है, एनर्जी है, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संभावी संसाधन, जिसका अभी हमारे द्वारा उपयोग नहीं किया गया और जिसका यदि हम लोग उपयोग करें और टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, प्रयोग करें, तो ये संभावना है कि हम लोग उससे व्यापक स्तर पर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता पूर्वक कर सकते हैं। और अगला हम लोग बात करते हैं विकसित संसाधन, और इसका भी नाम से ही पता चल रहा है डेवलप्ड संसाधन। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे द्वारा उसको बना भी लिया गया है। तो इसमें विकसित संसाधन में भी यही किया गया है कि किसी भी ऐसे संसाधन जिसको हम लोग ने डेवलप कर लिया है, उसकी क्वालिटी को देख लिया, उसकी क्वांटिटी को निर्धारित कर दिया है, उसका प्रॉपर एक एक पैरामीटर्स को देख लिया गया है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी के स्तर पर भी संभाव्यता है कि वो डिफरेंस करे और अलग अलग उसका उपयोग हो और प्रौद्योगिकी के स्तर पर उसका कुछ लिमिटेशन भी हो। लेकिन विकसित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम लोग ने डेवलपमेंट कर दिया है, जिसको कि हम लोग ने बना दिया है, उसकी मात्रा निर्धारित कर दी है, उसको प्रॉपर डेवलपमेंट कर दिया है और उसको प्रॉपर रूप से तैयार कर दिया है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं भंडारित संसाधन। और भंडारित संसाधन की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर ठीक है भंडारित लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सरलता पूर्वक इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे पास व्यापक रूप से उपस्थित हो और जो हमारे पास काफी सारे संसाधन हो, बल्कि यहाँ पर भंडारित संसाधन का मतलब यह है कि पर्यावरण में और हमारे चारों ओर जितने भी संसाधन पाए जा रहे हैं, उपलब्ध है, उनमें यह एक कमी है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास साइंस ऐसी नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, हमारे पास संसाधन तो उपलब्ध है, लेकिन हम लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसका उपयोग कर ये जो भी संसाधन है उनका प्रॉपर इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि उसको डेवलप करके हम हमारी जो आवश्यकताएं हैं, दैनिक आवश्यकताएं, एक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं उसकी पूर्ति की जा सके, उसी को हम लोग भंडारित संसाधन कहते हैं। और दोस्तों हम लोग पाएंगे कि जल भी जो है उसमें यदि हम लोग देखें तो H2O उसका जो सूत्र होता है, और उसमें कहा हाइड्रोजन एक क्या है, गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है। लेकिन इसमें यदि हम लोग बात करें जो ये यौगिक है H2O जो जल है, उसमें हाइड्रोजन की भी भारत में व्यापक संभावनाएं देखी जा रही है, व्यापक स्तर पर संभावनाएं देखी जा रही है। और हाइड्रोजन का एक ऊर्जा के स्रोत में और काफी ऊर्जा देने वाले स्रोत के रूप में माना जा रहा है, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा माना जा रहा है, और इस पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। और हम लोग पाएंगे कि भविष्य में आने वाले समय में हम लोग की
हम लोग इस क्षेत्र में डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे और हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से भंडारित संसाधन वे संसाधन होते हैं कि हमारे पास सभी चीजें उपलब्ध हैं, संसाधन उपलब्ध हैं, पर्यावरण में उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसी को हम लोग कहेंगे भंडारित संसाधन। और वही एंड और लास्ट जो हमारा संसाधन है वो है संचित संसाधन। और संचित संसाधन का मतलब ही यह है कि यह जो है संसाधन है वो कहीं ना कहीं भंडारित जो संसाधन है उसी का पार्ट है। और संचित संसाधन में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास वो संसाधन जो है वो उपलब्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे द्वारा उसका जो उपयोग किया जाना चाहिए हमारी सरकार द्वारा जिस प्रकार से उपयोग किया जाने चाहिए उस लेवल पर उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। और दोस्तों हम लोग पाएंगे कि ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है कि किस प्रकार से भारत में विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, लेकिन क्या उन नदियों के माध्यम से, और हालिया में यदि हम लोग बात करें तो इसके लिए नीरा जैसी व्यापक स्तर पर संस्थाओं का और एक कमीशन बनाए जाने की मांग भी की जा रही है कि विभिन्न प्रकार की जो नदियां हैं उनको हम लोग कनेक्ट करके उनका उपयोग करके किस प्रकार से जो भविष्य में हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सके। क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि हम लोग नदियों का जल का उपयोग करेंगे तो उससे बड़े पैमाने पर बांध बनाकर और उससे बड़े पैमाने पर एक जगह उसको स्टोर करके उस जल को स्टोर करके विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, बिजली को उससे व्यापक स्तर पर बनाया जा सकता है। और हम लोग जानते हैं और हम लोग ने कई सारी बुक्स में पढ़ा भी है, एनसीईआरटी की बुक्स में और अदर हम लोग जानते भी हैं कि एक जल के माध्यम से किस प्रकार से प्रेशर से टरबाइन के ऊपर जल को डालकर और बड़े पैमाने पर हम लोग विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसे कहीं ना कहीं संचित जो संसाधन है वो ऐसा संसाधन है जिसका हमारे द्वारा भरपूर रूप से या फिर यूं कहें कि इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इच्छा शक्ति की भी कमी हो सकती है हमारी सरकार की हमारे अंदर, लेकिन इस क्षेत्र में इस दिशा में हम लोग हालिया में देख रहे हैं कि नीरा जैसी संसाधन बनाए जा रहे हैं। तो हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से जो ये संचित संसाधन है वो हमारे आने वाले समय में हमारे व्यक्तियों की, भारत जैसे देश की अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग संचित संसाधन के नाम से जानते हैं। तो ये था आज का मेरा संपूर्ण डिस्कशन रिसोर्सेज के ऊपर, और ये था हमारा भूगोल का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक और कंसेप्ट। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।